नमस्कार। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत को स्वाधीनता मिली। हम सब लोग इस दिन को 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस इस रूप में बड़े उत्साह से देश भर में मनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में आती है कि देश स्वाधीन हुआ, उसी के साथ साथ देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था। लेकिन साधारणतः स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रमों में हम विभाजन के बारे में विचार नहीं करते हैं। उसका प्रमुख कारण यही है कि ठीक है, विभाजन नहीं होना चाहिए था, एकदम गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो विभाजन हो गया, अब क्या किया जा सकता है? भारत को फिर से अखंड तो नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अब जितना भारत अपने पास है उस भारत की चिंता करें, उतने भारत की चिंता करें, और जो भाग हमसे कटकर अलग हो गया पाकिस्तान के रूप में, उसके बारे में विचार करना छोड़ दें, क्योंकि अब वो फिर से भारत में मिल नहीं सकता, यानी फिर से भारत अखंड नहीं हो सकता। बहुत गलत बात हुई, लेकिन अब हो गई, क्या किया जा सकता है? इसलिए लेट अस फॉरगेट इट और आगे बढ़ें, यह एक सोच रहती है। और इस कारण से इस विभाजन के बारे में साधारणतः विचार नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए, हम लोग भारत को केवल भूमि का टुकड़ा नहीं कहते हैं, हम भारत माता बोलते हैं, माता, और हम उनकी संतान हैं। अब माता का अंग भंग हो जाए और संतान कुछ न करे, उसके बारे में सोचे ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो भारत विभाजन हो गया, अब अखंड होना संभव नहीं है, असंभव है। अलग ढंग से कहना हो तो लोग कह देते हैं इट इज ए सेटल्ड फैक्ट, लेट अस एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड, आगे बढ़ो, विभाजन को स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो। लेकिन जैसे कहा कि ये अपनी माता है और माता का एक अंग कटकर अलग हो गया, अंग भंग हो गया, तो जो सच्ची संतान है वो कैसे चुप रह सकती है? वो प्रयास करेगी ही करेगी कि वो फिर से पहले जैसी हो जाए। तो केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माता है। यह भाव यदि मन में है तो ये विभाजन की पीड़ा रहेगी, और केवल पीड़ा तक सीमित नहीं रहेगा, तो इसको फिर से अखंड करने की दिशा में कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जब इस दिशा में कुछ किया जा सकता है, क्या ये विचार करते हैं तो मन में भाव आता है, सोच आती है कि अब तो ये असंभव है, नाउ इट इज ए सेटल्ड फैक्ट। तो असंभव है, कितना भी गलत काम हुआ हो, लेकिन फिर से पहले जैसा होना असंभव है, इसलिए भूल जाएं। तो यह जो सोच है, असंभव है, इस सोच को जब तक हम लोगों के मन मस्तिष्क से नहीं हटाएंगे, तब तक भारत फिर से अखंड कैसे होगा, और अखंड कैसे होगा ये जानकर तय करना है तो भारत का विभाजन क्यों हुआ है उसके कारण जानने पड़ेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं, विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर आगे चल करके भारत फिर से अखंड कैसे होगा, इस दिशा में व्यक्ति सोचेगा ही नहीं यदि वो विभाजन को पत्थर की लकीर मान ले, सेटल्ड फैक्ट मान ले। तो इसलिए लोगों के मन से सबसे पहले यह असंभव बात, सेटल्ड फैक्ट, पत्थर की लकीर, इस सोच को हटाना पड़ेगा। अब केवल किसी के कहने से तो ये सोच हटेगा नहीं। तो हमको ऐसे दुनिया के, भारत के और दुनिया के कुछ ऐसे उदाहरण देखने होंगे कि जिसमें कोई घटना हुई, कोई बात हुई और वह फिर से पहले जैसा होना असंभव है ऐसा लगता था। समय के साथ जो बात किसी समय असंभव लगती थी वो आगे चल कर के संभव हो गई।
ऐसे दुनिया के भी उदाहरण देखें, भारत के भी उदाहरण देखें। 2-3 उदाहरण अपन देखते हैं। इजराइल का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, विस्तार में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया, उनको पराजित किया। केवल पराजित ही नहीं किया, पराजित तो हम भी हुए थे, लेकिन वहां इससे भी आगे चल करके इजरायली लोगों को यहूदी कहा जाता है। तो छोटा सा देश है, मध्य पूर्व में है। तो इस छोटे से देश में जितने यहूदी रहते थे, कुछ लाखों की संख्या में रहे होंगे, बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, 1-8 करोड़ रहे होंगे, जितने भी रहे होंगे, उनके शत्रुओं ने उन्हें देश से भगा दिया, या तो मार डाला या लोग जान बचाकर भाग गए, देश छोड़कर चले गए। और ये सारे यहूदी दुनिया भर के अनेक देशों में गए। भारत में भी अनेक यहूदी आए थे, अन्य भी देशों में गए। ये घटना कब हुई है? कोई 1700-1800 साल पहले। यानी इजराइल के दुश्मनों ने आक्रमण किया, परास्त किया, पूरा कब्जा जमा लिया और सारे यहूदियों को देश से भगा दिया। यानी इजराइल में एक भी यहूदी नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन इजराइल वालों ने कभी ऐसा सोचा क्या? अब तो हम दूसरे देश में चले गए, ठीक है, थोड़ा 5 साल 10 साल इंतजार कर लिया, 1-आध पीढ़ी इंतजार कर लिया, अब वापस कैसे जाएंगे? ये तो संभव नहीं है। तो यहूदियों की इजराइल वापसी यह असंभव श्रेणी की थी 1700-1800 साल पहले। लेकिन इस असंभव स्थिति को भी उन्होंने तय किया कि हम इसको भूलेंगे नहीं, कि हमारा वो देश है, हमको वहां वापस जाना है। कैसे जाएंगे नहीं मालूम, कब जाएंगे नहीं मालूम, वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। यह सोच सारे यहूदी समाज की 1700-1800 वर्ष तक बनी रही। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस इजराइल से भगाए जाने की पीड़ा को उन्होंने कोई 70-80 पीढ़ियों तक बनाए रखा। एक पीढ़ी अगली पीढ़ी के मन मस्तिष्क में यह बात डालती थी कि यह हमारा देश नहीं है, हम भारत में रहते हैं और किसी देश में रहते हो, कि यह हमारा देश नहीं है, हमारा देश इजराइल है, हमको एक न एक दिन वहां वापस जाना है, इस बात को कभी भूलना नहीं। ऐसा प्रत्येक पीढ़ी अगली पीढ़ी को बताती थी। ऐसी 70-80 पीढ़ियां बीतने के बाद हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व में ऐसी परिस्थितियां बनी कि यहूदी लोगों को उनका देश इजराइल वापस मिल सकता है और दुनिया भर के यहूदी वापस उस देश में जाकर के रहना प्रारंभ करते हुए अपने उस इजराइल देश का जितनी भी उन्नति करनी है उतनी उन्नति कर सकते हैं देश में रहते हुए। देखिए, इतने सारे वर्षों में, इतने पीढ़ियों से अन्य देशों में रहने वाले यहूदी उन देशों में सेटल हो गए थे। साधारणतः सबकी आर्थिक स्थिति, सब प्रकार की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी उन देशों में। उन देशों में उनको सम्मान भी मिलता था, उनके गुणों के कारण मिलता था। लेकिन उन्होंने तय किया था कि हमने अब वापस जाना इजराइल में। तो जब ऐसी परिस्थिति बनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि इजराइल के लोगों को उनका देश वापस मिल सकता है, तो उनके प्रमुख लोगों ने आह्वान किया सारे दुनिया भर के इजराइलियों को कि जिस भी देश में रहते होंगे उस देश को छोड़कर वापस अपने देश इजराइल में आइए और हम सब मिलकर अपने देश को ऊंचा उठाएंगे। और सारे यहूदी, दुनिया भर में बिखरे हुए यहूदी इस आह्वान पर वहां पहुंच जाते हैं और सारी धन दौलत वगैरह छोड़ करके, उस इजराइल में कुछ नहीं था, वीरान था, रेगिस्तान जैसी स्थिति थी, लेकिन मेरा देश है, इसको मैं गौरवशाली बनाऊंगी, ये प्रत्येक यहूदी ने सोचा। और जब इजराइल को स्वाधीनता मिली, इस प्रकार से वापस आकर के इजराइल नाम का देश बन गया,
इन इज़राइल के लोगों ने, यहूदियों ने कुछ ही वर्षों में इज़राइल का कायाकल्प कर दिया। ये सब क्यों हो सका? क्योंकि वे इज़राइल वापसी के संकल्प को भूले नहीं थे। इतनी पीढ़ियों तक उस पीड़ा को बनाए रखा था कि हमको अपने भूमि में वापस जाना, हमको अपने भूमि में वापस जाना है। कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कुछ नहीं मालूम है। जब ऐसा संकल्प कोई समाज करता है तो ऊपर वाला भी उनकी सहायता करता है। तो 1700-1800 वर्ष के बाद इज़राइलियों को उनका देश वापस मिला और फिर उस देश को उन्होंने कितना ऊंचा उठाया है, आज का इतिहास हम जानते हैं। ऐसे और भी उदाहरण हैं। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन किया, जैसे भारत का विभाजन हुआ ना, जर्मनी का विभाजन भी हुआ था। पूर्व जर्मनी, पश्चिम जर्मनी अलग देश बन गए। लेकिन अब ये फिर से एक होना असंभव था। जैसे इजरायलियों को वापस आना असंभव था उनके देश में, वैसे ही जर्मनी का फिर से अखंड होना असंभव था। वो भूले नहीं, उस टीस को उन्होंने हृदय में बनाए रखा। 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां बीत गई, उन्होंने उसको भूले नहीं। इसलिए 1990 के आसपास विश्व में ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके बारे में पहले कोई सोच नहीं सकता था। ऐसी परिस्थितियां बनी और जर्मनी का एकीकरण हो गया। आज पूर्व जर्मनी नाम का कोई देश नहीं है, पश्चिम जर्मनी नाम का कोई देश नहीं है। देश है तो जर्मनी इस नाम का। ये क्यों हो सका? इजराइल वाले अपने भूमि में वापस क्यों आ सके? जर्मनी फिर से अखंड कैसे हुआ? उन लोगों ने इसे पत्थर की लकीर नहीं माना, असंभव नहीं माना। कैसे होगा नहीं मालूम, कब होगा नहीं मालूम, लेकिन होगा। ऐसे और भी उदाहरण है। वियतनाम का भी ऐसा ही हुआ है जैसे जर्मनी का हुआ था। अरे भारत का भी देखें, 1857 का स्वाधीनता समर असफल हो गया, असफल हो गया। लेकिन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने स्वाधीनता के प्रयास छोड़े क्या? नहीं छोड़े। उन्हें मालूम था, वासुदेव बलवंत फड़के को मालूम था, राम सिंह कूका को मालूम था, और भी जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी 1857 के बाद के कुछ वर्षों में हुए हैं, उन सबको मालूम था कि मेरे जीते जी भारत स्वाधीन नहीं होगा। और स्वाधीन होगा तो कैसे होगा, उस समय तो समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि देश का वातावरण ऐसा था जिसे कहते हैं यावत चंद्र दिवाकरो, यानी जब तक सूरज और चांद हैं तब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहेगा। देश के स्वाधीन होने का सवाल ही नहीं उठता, भूल जाओ। ऐसे वातावरण में इन लोगों ने स्वाधीनता के प्रयास किए कि नहीं किए? असंभव है, अब अपनी जिंदगी जियो, काय के लिए परेशान होना? ये सोच सकते थे, नहीं सोचा। देश स्वाधीन होगा, कैसे होगा नहीं मालूम, कब होगा नहीं मालूम, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, और मैं उसके लिए कुछ करूंगा, करूंगी। ये सोच जब समाज की रहती है, और ऐसी सोच वाले स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के कारण, क्योंकि आखिर के यदि 30-40 वर्ष छोड़ दें तो उससे पहले देश के स्वाधीन होने का कोई निशान अपने सामने नहीं था। कोई भी ऐसा आशा का किरण नहीं दिखता था कि देश स्वाधीन होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने स्वाधीनता के लिए जो प्रयास किए, उसके कारण से हम स्वाधीन हुए हैं। तो असंभव नाम का कुछ नहीं होता है। परिस्थितियां, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, और अकल्पनीय बातें हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो विश्व के इतिहास में हुई हैं। उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम भारत विभाजन को देखते तो आज हमको कोई और छोर नजर नहीं आता। भारत फिर से अखंड कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। सो व्हाट? जैसे इजराइल के लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने, वियतनाम के लोगों ने, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने, कब होगा कैसे होगा कुछ नहीं मालूम। एक प्रकार से जो परिस्थिति है वो पत्थर की लकीर है, सेटल्ड फैक्ट है, फिर भी हम इसको भूलेंगे नहीं और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये सोच जब रहती है
तब फिर जो अगले विषय आते हैं, यदि विभाजन को समाप्त करके भारत को फिर से अखंड करना है तो विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह जानना पड़ेगा। क्योंकि जब ये कारण मालूम होंगे तो उन कारणों को दूर करते हुए अखंड भारत की दिशा के कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। तो हाँ, भारत फिर से अखंड हो सकता है, यह दृढ़ विश्वास जिसके मन में है, और बिल्कुल एक प्रकार का पागलपन वाला दृढ़ विश्वास कह सकते हैं, जैसे इजरायलियों का था, जर्मनियों का था कि कब होगा नहीं मालूम, कैसे होगा नहीं मालूम, होगा कि नहीं होगा, होगा होगा होगा। ऐसे सोच वाले लोग जितने ज्यादा होंगे, फिर वे लोग अखंड भारत करने के लिए भारत का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानने का प्रयास करना है। फिर वो जानना चाहेंगे। अखंड करना है तो जानना पड़ेगा विभाजन क्यों हुआ, उन कारणों को दूर करना पड़ेगा, और उन कारणों को दूर करते हुए अखंड भारत करने की दिशा में क्या क्या किया जा सकता है, इस प्रकार का विचार सामने आ सकता है, मन में आ सकता है। ऐसा विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो। इस दृष्टि से यह जो अखंड भारत का विषय है, यह 3 हिस्सों में हम लोग विचार करेंगे। एक याद अभी पहला हिस्सा हो गया, पार्ट 1 कह सकते हैं, अखंड भारत पार्ट 1, कि जिसमें भारत विभाजन या पत्थर की लकीर नहीं है, भारत फिर से अखंड हो सकता है। दुनिया भर के और भारत के सारे उदाहरणों को देखते हुए हमारे भी मन में यह दृढ़ विश्वास कि हाँ, भारत फिर से अखंड होगा, ऐसी सोच रखने वाले लोग, फिर जो दूसरा हिस्सा आएगा अपने पार्ट 2 में कि भारत विभाजन का घटनाक्रम क्या था, संक्षेप में विचार करेंगे कि क्या क्या हुआ, क्यों विभाजन हुआ, ये जानना पड़ेगा। तो दूसरे हिस्से में पार्ट 2 में हम लोग यह विचार करेंगे कि विभाजन क्यों और कैसे हुआ। और फिर तीसरे हिस्से में पार्ट 3 में, अखंड भारत पार्ट 3 में हम लोग विचार करेंगे कि अब क्या क्या किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम भारतवासी तुलनात्मक रूप से थोड़े अच्छी स्थिति में हैं, खास करके इजरायलियों की तुलना में। हम कम से कम अपने देश में रह रहे हैं और स्वाधीन हुए, ठीक है 100% स्वाधीन नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग 2/3 3/4 भारत स्वाधीन हो गया है। अपने देश में रह रहे हैं, देश स्वाधीन हो गया है। तो कुछ हिस्सा जो नहीं है हमारे अपने देश में, उसको वापस लाना इतना ही काम बचा है। 2/3 तो हो चुका है, 1/3 बचा है। इजरायलियों की क्या स्थिति थी, वो तो अपने देश में भी नहीं रहते थे जी, कोई इस देश में, कोई उस देश में, कोई अलग अलग। तो वे लोग और कितने समय तक उन्होंने इस संकल्प को बनाए रखा, 70-80 पीढ़ियां। तो वे लोग अलग अलग देशों में रहते हुए भी अपने इस संकल्प को बनाए रख सकते हैं, हर पीढ़ी के हृदय में पहुंचा सकते हैं, इस पीड़ा को पहुंचा सकते हैं। तो तुलनात्मक रूप से भारत की स्थिति तो बहुत अच्छी है, हम अपने देश में ही रह रहे हैं, स्वाधीन है। तो उनकी तुलना में भारत को अखंड करना यह तुलनात्मक रूप से सरल काम है। हाँ, है तो कठिन काम, लेकिन तुलनात्मक रूप से सरल है। तो उन्होंने किया, अन्य लोगों ने किया, अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने त्याग तपस्या बलिदान कर दिए, जान न्यौछावर कर दी। कैसे होगा ये मालूम हुए बगैर आज तो हमारे सामने तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यह सोच रखते हुए कि भारत का विभाजन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, भारत फिर से अखंड हो सकता है, और इसलिए विभाजन क्यों हुआ ये मैं जानना चाहूंगी, कैसे हुआ यह मैं जानना चाहूंगी, ताकि भारत को अखंड करने की दिशा में मैं स्वयं कुछ योगदान कर सकूं।
3 व्याख्यानों की श्रृंखला रखी गई है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और अखंड भारत का स्वप्न शीघ्रातिशीघ्र साकार हो, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।